हेलो एवरीवन, आई एम विनय रजौरिया और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के सिलसिले में, और लास्ट बार जिस टॉपिक पर हमारी बात चल रही थी वो थी कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स एंड एसेस, कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो पढ़ लेनी चाहिए ताकि हम जो सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर है जामिया के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का वो हम समझ सकें। तो आज उसी के पार्ट 2 के अंदर हम मिल रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने काफी सारे लिटरेरी थ्योरी के जो स्कूल्स हैं उनकी रीडिंग्स आपको सजेस्ट की थी। आई होप आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर्सनली मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज उसी के सेकंड पार्ट के अंदर हम मिल रहे हैं क्योंकि पहली पार्ट जो था वो बड़ा लंबा हो रहा था। तो आज हम बाकी की जितनी भी रिमेनिंग रीडिंग्स है आई होप इस वीडियो के अंदर हम खत्म कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये, अगर आपने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो का नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मैं उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर कुछ बुक्स रिकमेंडेशन दूंगा। लास्ट टाइम वहां पर पोस्ट कॉलोनियलिज्म की मैंने कुछ रीडिंग्स दी थी, पर क्योंकि पोस्ट कॉलोनियलिज्म जैसा मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल है और बहुत ही एक्सटेंसिव स्कूल है, तो उसमें कई सारी रीडिंग्स है जिसकी कुछ रीडिंग्स पिछली वीडियो में मैंने सजेस्ट की थी, कुछ मैं इस बार कंटिन्यू करूंगा और कुछ और रीडिंग्स आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो इसलिए आपको कंटेक्स्ट समझ में, आप लिंक ज्वाइन कर सके और आपके पास पूरी एक कंप्लीट लिस्ट हो मेरी, वो आप देख लें। इसलिए पहला पार्ट आप इस वीडियो का देख लीजिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे पहली बार या सुनते आ रहे हैं उनके लिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है। यानी अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस जामिया के एमए इंग्लिश या बीए ऑनर्स इंग्लिश एग्जाम के लिए बनाई हैं वो मैंने एक एक प्लेलिस्ट के अंदर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, ताकि एक सहूलियत हो देखने वाले को, एक जगह ही आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएं। इस प्लेलिस्ट के अंदर कम से कम 15 से ज्यादा वीडियोस है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उसमें पूरा वीडियो के अंदर सॉल्व किया हुआ है। तीसरी बात ये है, उसके अंदर मैंने रीडिंग्स पर भी अपने शॉर्ट्स और वीडियोस के थ्रू काफी सारी इंपॉर्टेंट रीडिंग्स उसमें भी प्रोवाइड की हैं। और चौथा ये अपने टाइप की इकलौती प्लेलिस्ट है जो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड वे में मैंने अवेलेबल करा रखा है, तो काफी आसानी होगी आपको समझने के अंदर। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो क्रोनोलॉजिकली मैंने वो प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा रखा है। आपके और भी फ्रेंड्स जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक ही जगह पर आपको सारा अवेलेबल कंटेंट मिलेगा, तो आप वो देख लीजिए। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। रीडिंग्स पर आने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है अगर आपने वो नहीं समझी तो फिर एसएस पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप ये एसएस पढ़ रहे हैं क्योंकि आप एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, और मेरी आपको सजेशन है कि आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये ऐसे नहीं पढ़िए। देखिए, आप इतना टाइम और एनर्जी और अपना इतना दिमाग लगा रहे हैं, आपको लगता होगा इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐसे इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स है समझने में, कहानी पोएम इससे ज्यादा आसान होती है पढ़ने में, जो कि सही बात है। अगर आप इतना टाइम लगा रहे हैं तो सिर्फ एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत लॉस की बात। मैं आपको कहूंगा कि आप इन एसेस को इसलिए पढ़िए क्योंकि सबसे पहले तो आप डेडिकेटेड इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड के लिए, अब आप आबाद हुई या बर्बाद हुई, आप चाहते हैं इसमें काम करना, सब चीजों को दिमाग में रखकर आप ये एसेस पढ़िए। क्योंकि देखिए, एसेज इसलिए जरूरी है ताकि आपके पास एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ माइंड हो। सिर्फ एक 60 नंबर के दो एसेज लिखने के लिए अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इट्स यूजलेस। आप इसलिए पढ़ क्योंकि आपको आगे जाकर ना सिर्फ अपने असाइनमेंट बल्कि रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ेंगे, आप नए विचार दे सकते हैं, और उसके अंदर एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्योंकि आप हवाबाजी के अंदर बातें नहीं कर सकते। लिटरेरी स्टडीज इज अ वेरी एकेडमिक ऑब्जेक्टिव वे ऑफ राइटिंग थिंग्स अबाउट बुक्स, अबाउट टेक्स्ट। तो उसके अंदर एक क्रिटिकल फ्रेमवर्क आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस उम्मीद से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मीनिंगफुल भी लगेंगे एसेस, आप जितना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं आपको वर्थवाइल भी लगेंगे, और सच में आपका और इस एकेडेमिया का, इस फील्ड ऑफ स्टडी का, लिटरेरी स्टडीज का भी भला हो पाएगा। और तभी आप देखेंगे लिटरेरी स्टडीज को उसकी वैल्यू मिलेगी। लेकिन लोग उसको हल्के में नहीं लेंगे। वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग का एक जरिया नहीं है, वो इसमें प्रॉपर रिसर्च ओरिएंटेड डिसिप्लिन। तो ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि डू थिंक ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड, हैव बिगर गोल्स, नॉट जस्ट कि भैया मेरे 60 नंबर आ जाए, मेरे 60 नंबर निकल जाए, मेरा एंट्रेंस हुआ। ये अगर आपका गोल है तो आपने बहुत छोटा गोल चुन रखा है अपने इतना पढ़ने के लिए। इतना पढ़ो मत फिर, इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको सच में कुछ बड़ा करना है। यू हैव टू ड्रीम बिग, यू हैव टू राइट समथिंग ऑफ मेरिट। नाउ स्ट्रेट अवे कमिंग टू द पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग जो आज मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले पिछली वीडियो में पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर मैंने बताया था सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी टू अंडरस्टैंड फॉर जामिया एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज जामिया के बोथ बी और एमए सिलेबस के अंदर वो प्रिस्क्राइब सिलेबस में, और दूसरा पिछले साल भी इस पे क्वेश्चन था। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है लिटरेरी स्टडीज के अंदर, रिसर्च के अंदर भी। आज भी इट्स वेरी रेलेवेंट एंड कंटेम्प्रेरी एंड पीपल आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम वाले चाहते हैं कि आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझते हो या नहीं, एक पॉलिटिकल और लिटरेरी फिलोसफी के चलते। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म कोई डेड थ्योरी नहीं है। आज भी बहुत सारी पीएचडीज पोस्ट कॉलोनियलिज्म के आइडियाज पे की जा रही है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जिसको लोग अपने रिसर्च प्रपोजल्स के लिए चुनते हैं। इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर योर एमए, ताकि आप भी अगर आगे पीएचडी करना चाहते हैं, विच इज वेरी प्रोबेबल सिंस यू आर डूइंग योर मास्टर्स इन इंग्लिश, तो आपको आगे रिसर्च के अंदर भी ये रीडिंग्स बहुत क्रूशियल साबित होंगी। तो उसमें पिछली बार मैंने फेनॉ, गूगी और ग्राम्स्की के बारे में बात की, तो
उनकी बुक्स भी मैंने सजेस्ट की थी। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपको गायत्री स्पिवक का सबसे फेमस ऐसे कैन द सबाल्टर्न स्पीक वो पढ़ लेना चाहिए। वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का सबसे बुनियादी और फंडामेंटल टेक्स्ट है जो आप आई थिंक विल बी फेमिलियर विद। आपने बैचलर्स में पढ़ा होगा क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज के प्रिस्क्राइब सिलेबस में होता है, नहीं तो आपने नाम तो सुना ही होगा। मैं जानता हूँ ये ऐसे जब आप पढ़ते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स लगता है, भाषा बहुत इम्पेनेट्रेबल है और जार्गनिस्टिक लगती है, तो एक बार में ऐसे समझ में नहीं आता। बाकी एसेस के मुकाबले में इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ऐसे। पर मैं आपको ये कहूंगा आप एटलीस्ट कम से कम मेजर आइडियाज तो जान सके कि स्पीवक बेसिकली क्या कह रही है। जैसे सबसे पहले सबॉल्टन होता क्या है, द वॉइसलेस क्लासेस, द मार्जिनलाइज्ड पीपल, कैसे कॉलोनियलिज्म का उन पर असर रहा, किस तरह से वो अपनी वॉइसेस दे पाए, क्या उनको सच में बोलने की आजादी है, डू दे हैव दैट कल्चरल स्पेस जहां पर वो अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो की फंडामेंटल आइडियाज, मैं ये नहीं कहूंगा एकदम डिटेल बाय डिटेल, अब तो टाइम भी कम है तो डिटेल बाय डिटेल करने लगे, पर कम से कम बुनियादी आर्ग्यूमेंट स्पीवक के आपको पता होने चाहिए जिस बारे में बात कर रहे हैं। सो एटलीस्ट अगर आपको स्पीवक पे क्वेश्चन नहीं गया पर यू कैन कोट स्पीवक इन दैट प्लेस, जो आपके ऐसे को बहुत ज्यादा पुख्ता बना देगा, स्ट्रांग बना देगा और काफी आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, ताकि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई कर सके और आपका ऐसे बहुत स्ट्रांग, वेल थॉट आफ्टर और क्रिटिकल बने। वो सिर्फ हवाबाजी नहीं होनी चाहिए कि बस मुझे ये लगता है, उसके पीछे क्रिटिकल फ्रेमवर्क देने में आपको मदद करेगा, जो एक अच्छे ऐसे की पहचान होती है। तो हो गई सारी स्टैंडर्ड रीडिंग्स। इसके अलावा मैं आपको दो ऐसी रीडिंग्स और दूंगा जो नॉर्मली तो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में नहीं होती, लेकिन हर समय प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के पीछे भी नहीं पड़ा रहना चाहिए, खुद से भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैंने खुद से एक्सप्लोरेशन से दो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग्स पाई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो काफी कंपेरेटिवली ईजी है, लेकिन वो आपको माहौल समझा देंगे कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहना क्या चाहते हैं, उसके मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है और उसका मूड क्या है, यानी उसकी पॉलिटिकल एम्स क्या है, वो क्या चीज समझाना चाहती है आपको। तो ऐसे दो रीडिंग्स मेरे लिए, सबसे पहले आपके लिए जो मेरे पास किताब है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय रोमिला थापर वॉल्यूम 1। ये काफी फेमस किताब है। मैं नहीं चाहता पूरी किताब पढ़ो और आप बोलेंगे हिस्ट्री की किताब हमें क्यों बता रहे हो, ये लिटरेचर का लेने देना नहीं। पहले तो बात ऐसा नहीं है, हिस्ट्री का लिटरेचर से बहुत गहरा संबंध और होना भी चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए। आई मीन अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो और हिस्ट्री को भूल जाते हो तो दैट इज नॉट एक्चुअली फेयर। इस किताब को पूरा नहीं पढ़ना आपको, इवन तो ये इंडियन हिस्ट्री बताती है एंशिएंट पीरियड के अंदर और ये आर्यन कल्चर से स्टार्ट होती है, पर मैं चाहूंगा आप इसका चैप्टर 1 जो बहुत फेमस चैप्टर है, द एंटीसीडेंट्स जो है, वो कम से कम आप पढ़ लीजिए। द एंटीसीडेंट्स चैप्टर है, इसके अंदर रोमिला थापर बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच लेती है इंडियन हिस्ट्री को लेकर। वो समझाती है किस तरह से कॉलोनियल हिस्ट्री ने क्या रॉन्ग्स किए हैं, किस तरह से एक स्टीरियोटिपिकल प्रेजुडिस्ड वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखा है, और वो चाहती है कि हम इससे डीकोलोनाइज हो, डीकंस्ट्रक्ट करें अपनी हिस्ट्री को, और इंडियन राइटर्स और इंडियन थिंकर्स को स्टडी कर कर भारत का इतिहास लिखना चाहिए। अंग्रेजों ने, जैसे आप देखेंगे जेम्स मिल का जो इतिहास है, इस तरह के इतिहास ने क्या किया, इंडिया को जो ईस्ट है, जो इंडिया उसे स्टीरियोटिपिकली रिप्रेजेंट किया कि भैया यहाँ सांप नचाने वाले रहते थे, ये महाराजाओं का टाइम है, या स्पिरिचुअलिटी है, या महाराजा थे, या गोल्ड ही गोल्ड है, सोना ही सोना है। जो भारत की एक इमेज है वेस्ट के दिमाग के अंदर कि भैया इट्स द लैंड ऑफ द रिचेस, इज द लैंड ऑफ द स्ट्रेंज, बहुत मिस्टीरियस सी जगह है, बहुत ज्यादा एक्सोटिक है, उसको रोमिला थापर डीकंस्ट्रक्ट करती है और वो दिखाते हैं पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियन की जिम्मेदारी क्या होती है। जैसे मैं इसकी पहली लाइन पढ़ता हूँ, आप समझ पाएंगे। देखिए पहली लाइन से वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो एंगल है वो रोमिला थापर सब्जेक्ट ले आते हैं, और वो कहती हैं, फॉर मेनी यूरोपियंस इंडिया इवोक्ड द पिक्चर ऑफ महाराजा, स्नेक चार्मर्स एंड द रोप ट्रिक। दिस हैज लेंट बोथ अल्योर एंड रोमांटिसिज्म टू थिंग्स इंडियन। तो जो रोमांटिसाइजेशन है इंडिया का, है जादूगर लोग टाइप रहते हैं, काला जादू बहुत होता है, यहाँ मिस्टिसिज्म है, एक्सोटिसिज्म है, धर्म नहीं धर्म है, यहाँ पर तो लोग प्रैक्टिकल होते नहीं, आम लोग तो बैठ बसते ही नहीं है, ये नॉर्मल चीजें नहीं चलती हैं, इकोनॉमी नहीं है, सब बस पूजा पाठ ही करते हैं। इन सब विचारधाराओं को जो वेस्ट की देन है उसको वो डिकंस्ट्रक्ट करती है। यहाँ आपको दिखता है कि वो एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म की भी विचारधारा को यूज कर रही है, उसको अप्लाई कर रही है यहाँ पर। तो इट्स अ वेरी कीन टेक्स्ट, तो आप पोस्ट कॉलोनियलिज्म इससे भी समझ सकते हैं। जो दूसरा टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ आप जरूर पढ़े, और वो है चिनुआ आचेबे, जो नाइजीरिया के फेमस नॉवलिस्ट है जिन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी है, विच आई थिंक आपने पढ़ी होगी अपने बैचलर्स के अंदर। उनका एक फेमस ऐसे जिसके अंदर वो साबित करते हैं कि जोसेफ कॉनरेड कितना बड़ा रेसिस्ट है। उसकी फेमस किताब के अंदर हार्ट ऑफ डार्कनेस, मतलब कर्ट्स और मार्लो वाली जो स्टोरी है, फेमस नॉवेला है, उसके अंदर वो दिखाते हैं कि जोसेफ कॉनरेड इनहेरेंटली बहुत रेसिस्ट आदमी था, और वो उसमें व्हाइट मैन्स बर्डन था, और वो अफ्रीका को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अदरिंग है अफ्रीका को लेकर, उसको मिस्टिसाइजेशन, उसका रोमांटिसाइजेशन है, उसको डीह्यूमनाइज, उसने अफ्रीका को डीह्यूमनाइज किया है। इस ऐसे की बहुत वैल्यू है, ये भी जामिया के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में था। दूसरा इस ऐसे की अच्छी बात है, इसकी बहुत आसान भाषा, तो आप बहुत एक बार में बैठकर पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बल्कि एचबी का जो प्रोज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंटेलेक्चुअल है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस ऐसे पर मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर क्रिटिकल रीडिंग लिख रखी है, इजी भाषा में इसके मेन आर्गुमेंट समझा रखे हैं। ये ऐसे फॉर फ्री मेरे अकेडमी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ये मेरे सबसे पॉपुलर एसेस में से हैं, इसको कम से कम 1000 से ज्यादा लोग अकेडमिया पर ही पढ़ चुके हैं, और ये काफी सारी और साइट्स पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऐसे है मेरे लिए आपके पास, वो है नामवर सिंह, एक बहुत हिंदी के फेमस राइटर हुए, उनका एक ऐसे है द डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड। ये डीकोलोनाइजिंग द माइंड गूगी वाला नहीं है, डीकोलोनाइजिंग द इंडियन
माइंड है जो नामवर सिंह ने लिखा। नामवर सिंह अगर आप में से जैसा लोग जानते हैं वो जेएनयू के बहुत फेमस प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर रहे, क्रिटिक भी थे, तो उन्होंने ऐसे लिखा था हिंदी के अंदर, जिसको हरीश त्रिवेदी जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये ऐसे बहुत फैसिनेटिंग है दो वजहों की वजह से। एक तो उसके अंदर वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बताते हैं किस तरह से इंडियन राइटर्स और थिंकर्स को डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, वो जो कॉलोनियल बैगेज है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और दूसरा क्योंकि ये जो ऐसे है ये आपके इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के पेपर में भी काम आएगा और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के पेपर में, तो ये ऐसे आप जरूर पढ़िए। ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल आपको मिल जाएगा। मेरे पास तो ये किताब है वर्ल्ड व्यू की, इसका पहला ऐसे ही यही है, तो ये किताब अगर आपको मिल सकती है तो प्लीज बाय दिस बुक। काफी सस्ती किताब है, देखिए 80 रुपए की ये किताब है। दूसरा इसके अंदर आनंद प्रकाश जी ने सबका इंट्रोडक्शन भी दे रखा है और ओरिजिनल टेक्स्ट भी इंग्लिश में अवेलेबल करा रखा है। इस किताब में एक और बात बढ़िया है कि अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन है जो आनंद प्रकाश ने लिखा है, इसके अंदर वो बात करते हैं कि इंडियन लिटरेचर का क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह से मॉडर्निटी भारत के साहित्य के अंदर आई है, किस तरह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर कैसा साहित्य लिखा गया, वर्ल्ड वॉर 2 का इन्फ्लुएंस क्या है, गांधीयन पॉलिटिक्स का क्या है, 1930s के अंदर सोशलिज्म, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स का मूवमेंट क्या रहा है, तो क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं भारत के साहित्य में और उसकी क्या क्या रीडिंग्स रही हैं, वो आनंद प्रकाश जी इसके इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, जो बहुत फैसिनेटिंग रीडिंग है, ना सिर्फ पोस्ट कॉलोनियल पेपर के लिए बल्कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में भी आपके काम आएगी। तो ये एक तीर से दो निशाने वाली बात है, तो आप झटपट पढ़ लीजिए इसे। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद जो स्कूल ऑफ थॉट वो है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसके अंदर हम जेंडर और लिटरेचर कैसे साथ में काम करते हैं उसको हम स्टडी करेंगे। इसमें 3 मेजर टेक्स्ट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा, वरना आपके पास ये किताब है तो इसके अंदर तो वो रीडिंग अवेलेबल है ही। तो एक तो आप ये पढ़ लीजिए जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ का क्रिटिकल ऐसे अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसका कम से कम चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ना ही चाहिए, जिसके अंदर वो बात करती है कैसे लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर औरतों को रोका गया है अपने लिटरेरी टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, और किस तरह से जेंडर जॉनर को तय करता है, जेंडर जॉनर को कंट्रोल करता है, एंड व्हाई वर द अर्ली वुमेन राइटर्स वर प्रेडोमिनेटली नॉवेलिस्ट। तो उसके अंदर वो हिस्ट्री ऑफ वुमेन राइटर्स की बात करती हैं, आफ्रा बेन की बात करती हैं, जेन ऑस्टन की बात करती हैं, उसके बाद शार्लोट ब्रॉन्ट हो गई, जॉर्ज एलियट हो गई, इनकी बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैं 2 वीडियोस अपने चैनल पे बना चुका हूं इस ऐसे को डिस्कस करते हुए और उसके की आइडियाज क्या हैं, तो वो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। द लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ पर। इसमें वो जुडिथ शेक्सपियर का भी आइडिया प्रेजेंट करते हैं। अगर शेक्सपियर की एक बहन होती है, हाइपोथेटिकल वो आइडिया देती है, तो वो क्या वो शेक्सपियर जितनी महान बन पाती है। ऐसे ऐसे आपको इस किताब में भी मिल जाएंगे। ये डीयू की प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस की किताब है, द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसके अंदर क्या है, अच्छी बात क्या है कि इसमें अलग अलग सोसाइटी के टॉपिक्स पर अलग अलग आइडेंटिटी और लिटरेचर को एसोसिएट करते हुए, जैसे कास्ट पर एसेज हैं, कास्ट पर लिटरेरी वर्क्स है, जेंडर पर है, तो इसमें जेंडर के अंदर पहला ऐसे ही है शेक्सपियर सिस्टर बाय वर्जीनिया वुल्फ। तो ये रूम ऑफ वन जोन का ही एक एक्सर्प्ट इसमें दे रखा है। तो अगर ये किताब भी आपके पास हो तो आपको काफी फायदा होगा। इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट हैं वॉर को लेकर, वायलेंस को लेकर, जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, कैसे वो लिटरेचर में रिप्रेजेंट हुए, तो काफी सारे फेमस राइटर के की टेक्स्ट इसमें मिल जाएंगे। तो ये भी आप रेफर कर सकते हैं। ये डीयू की सिलेबस की किताब है, काफी सस्ती है किताब, क्योंकि स्टूडेंट्स की है तो आपको डिस्काउंट भी आई थिंक मिल जाएगा। तो एक तो 2 एसेज ये हो गए। तीसरा एसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सिमोन दे बुवा का द सेकंड सेक्स, व्हिच इज अगेन अ वेरी की टेक्स्ट इन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। वो भी अगर आप पढ़ सकते हैं, अगर कम से कम पूरी किताब ना पढ़े तो आपको उसके की आइडियाज पता होने चाहिए, की कोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो सिमोन दे बुवा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। हु इज आल्सो एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्लस फेमिनिस्ट थिंकर, वो जॉन पॉल सार्त्र के साथ एसोसिएटेड रही, तो वही आपको पढ़ लेना चाहिए। इन 3 टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो आई थिंक फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। इसके अलावा जो और लिटरेरी स्कूल्स ऑफ थॉट और उनकी रीडिंग्स है, जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, एब्सर्ड थिएटर हो गया, उसके बाद मॉडर्निज्म हो गया, उनके बारे में मैं अपने पेड कोर्स के अंदर जो जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं जल्दी ही लेने वाला हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माई कोर्स, वांट टू एनरोल इन दैट, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। हम आपके साथ फिर रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करेंगे। यू कैन एनरोल इन माई पेड कोर्स, जिसके अंदर मैं डिटेल के अंदर एसेस पर बात करूंगा, कि आर्ग्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, कि आइडियाज बताऊंगा, अपने भी एसेज और असाइनमेंट्स आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, अपने पर्सनल रीडिंग जो अकेडमी पे अवेलेबल नहीं है वो मेरे पास अवेलेबल है, जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं वो अवेलेबल आपको हो पाएंगी। तो ऐसे राइटिंग हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। आई विल गिव यू माई पर्सनल कमेंट्स ऑन व्हाट टू राइट इन एन एसे, कैसे एक अच्छे ऐसे लिखा जा सकता है, ना सिर्फ अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बट टू गेट पब्लिश्ड इन द एकेडमिक वर्ल्ड एज वेल। तो आप मेरे पेड मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप अगर YouTube देख रहे हैं तो लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।